नमस्कार साथियों, मैं एच एस शेखावत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से श्री करणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। राजस्थान के भौतिक भूभागों का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। आज बात करते हैं राजस्थान के अंतिम भौतिक भूभाग दक्षिणी पूर्वी पठार की। देखिए साथियों, पठार और पहाड़ी दोनों में अंतर है। पहाड़ी और पठार, जो पठार होगा वो धरातल के क्षेत्र से ऊपर उठा हुआ होगा और ऊपर से वो सपाट या समतल होगा, जबकि पहाड़ी ऊपर से नुकीली और उबड़ खाबड़ होगी। ये दोनों में अंतर है। साथियों, राजस्थान पुलिस की जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक बेसिक सा सवाल है जो याद रखना होगा। दुनिया की छत किस पठार को कहा जाता है? पामीर के पठार को। याद रखिएगा, दुनिया की छत किसे कहा गया है? पामीर के पठार को कहा गया है। जंगली प्याज होने के कारण इसे प्याजा पर्वत भी कहते हैं। पामीर के ही पठार को क्या कहा गया है? प्याजा पर्वत। और प्याज की रेट तो आप जानते ही हो, कभी अर्श पे तो कभी फर्श पे, अच्छे को रुला देती है। देखिए साथियों, बात करते हैं हम भारत की। अगर हम भारत के नक्शे में देखते हैं तो भारत के उत्तर पूर्व में है राजस्थान। जिस प्रकार से साथियों राजस्थान को भौतिक भूभागों में बांटा गया है, उसी प्रकार से भारत को भी भौतिक भूभागों में बांटा गया है। और भारत का सबसे बड़ा जो भौतिक भूभाग है वो है दक्कन का लावा पठार। भारत के भौतिक भूभागों में सबसे बड़ा भौतिक भूभाग कौन सा है? ये है दक्कन का लावा पठार, भारत का पठारी प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा पठार भी कह सकते हैं हम दक्कन के लावा पठार को। हालांकि शब्दों से आपको लगेगा कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग है उत्तर का विशाल मैदान। देखिए, उसके नाम में विशाल जो शब्द है ये केवल हमें कंफ्यूज करता है, जबकि भारत का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग कौन सा है? भारत का पठारी क्षेत्र। लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। तो ये जो दक्कन का लावा पठार है, दक्कन का लावा पठार, इसी दक्कन के लावा पठार के ऊपर उत्तर में है मालवा का पठार। किसका पठार? मालवा का पठार। और इसी से राजस्थान के दक्षिण पूर्व जो हिस्सा है वो पठारी प्रदेश बना है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा क्या बना है? पठारी प्रदेश बना है। यहीं से भारत के मध्य में, भारत के पश्चिम से पूर्व की ओर विंध्याचल पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है साथियों? विंध्याचल पर्वतमाला है। तो ये जो क्षेत्र है ये धरातलीय क्षेत्र से ऊपर उठा हुआ है और ऊपर से सपाट है, पहाड़ी की तरह नुकीला नहीं है, उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र, कंकरीला पथरीला नहीं है, ऊपर से सपाट धरातल वाला क्षेत्र है। तो हमें बात करनी है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र की। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को समझने से पहले हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझना होगा, पृथ्वी की चट्टानों को, क्योंकि ये जो धरातलीय चट्टानें हैं यही पठार का रूप लेती है। देखिए, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर जो चट्टानें हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं? ये चट्टानें कौन कौन सी है? क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, चट्टान का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसका भाग है, किस शैलखंड का भाग है। तो देखिए, ये जो चट्टान है इन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय की, उसके बाद है अवसादी और उसके बाद है कायांतरित। अगर हम बात करें मूल चट्टान या प्राथमिक चट्टान की, तो सबसे पहली कौन सी चट्टान है? सबसे पहले बनी थी आग्नेय चट्टान। हमने पढ़ा था गर्म लावा ठंडा होकर जम गया, गर्म लावा ठंडा होकर जम गया। तो गर्म लावे के जमने से कौन सी चट्टान बनती है? ये बनती है आग्नेय चट्टान। जब आप किसी चीज को पिघलाते हैं तो उसमें क्या होगा? दरार और परत नहीं होगी।
तो आग्नेय चट्टान कैसी चट्टान है? ये परत रहित चट्टान है, इसमें कोई परत नहीं होती, इसमें कोई गैप नहीं होता। साथियों, सवाल कई बार पूछा जाता है धात्विक खनिज कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये खनिज कौन सी चट्टानों में पाए जाएंगे? धात्विक खनिज पाए जाएंगे आग्नेय चट्टानों में। ये जो आग्नेय चट्टान थी, समय के साथ साथ आग्नेय चट्टानों का अपरदन हो गया। हवा, जल, मौसमी घटनाएं, इनसे आग्नेय चट्टान टूटने लगी, हवा के साथ उड़कर, पानी के साथ बहकर अन्यत्र ये किसी स्थान पर जमने लगी। आग्नेय चट्टानों के टूटने से एक नई चट्टान बनी जो कहलाई अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान के अपरदन से किस चट्टान का निर्माण हुआ? अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ। तो ये अवसादी चट्टान जो है ये कैसी चट्टान होगी? ये परती चट्टान होगी। परत दर परत, लेयर दर लेयर जमाव होने से इनका निर्माण होता है। इन्हीं चट्टानों में क्या मिलेगा? गैप मिलेगा। एक परत जम चुकी है, वहीं पर किसी जानवर की मृत्यु हो गई, कोई पेड़ पौधा गिरकर टूट गया, तो उसे हटाया थोड़ी ना जाता है, वो तो उसके ऊपर परत जमने लग जाएगी। इसीलिए परती और गैप वाली चट्टान कौन सी है? अवसादी चट्टान है। समय आगे बढ़ता गया। आग्नेय और अवसादी, इन दोनों ही चट्टानों के गुणों से, इन दोनों ही चट्टानों के अपरदन से एक तीसरी चट्टान का निर्माण हुआ जिसे कहा गया कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान वह चट्टान जिसमें आग्नेय और अवसादी दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। क्या कहलाई? कायांतरित चट्टान कहलाई। इसमें क्या है? दोनों के गुण हैं। साथियों, ये इनकी जो विशेषताएं हैं, यहां से सवाल तो बनता ही बनता है। सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं इनके उदाहरणों से कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सी चट्टान है, अवसादी का उदाहरण कौन सी चट्टान है, कायांतरित का उदाहरण कौन सी चट्टान है। तो साथियों, इस बात को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इन उदाहरणों को आप रट लीजिए। रिट पटवार पुलिस, हालांकि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस में भी ये सवाल पूछे गए हैं, मगर अभी आने वाली संभावित एग्जाम है हमारे सामने, रिट पटवार पुलिस, डेफिनेट है सवाल बन सकता है। आग्नेय चट्टान, याद रखिए आप आग को। आग्नेय चट्टान किसको याद रखना है? आग को। अब देखिए साहब, बेसिक सी बात, अगर मैं बात करूं हमारे घर में आग कहां होती है, तो हमारे घर में आग कहां होती है? घर में आग होती है किचन में। कहां होती है? किचन में। अरे आजकल के किचन तो आपने देखे ही होंगे, ब्याह से पहले बीननी कह देती है कि साहब किचन बढ़िया होना चाहिए तब तो खाना बनाऊंगी। और हम जानते ही हैं कि हमारे नया मकान कब बनता है? जब छोरे छोरी का ब्याह होता है। तो मैडम पहले ही कह देती है साहब कि किचन एकदम बढ़िया होना चाहिए, किचन में एक स्लेब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्लेब होनी चाहिए, और बढ़िया वाला पत्थर उस पर लगा हुआ होना चाहिए। तो ये बढ़िया वाला पत्थर कौन सा है साहब? इसे कहते हैं ग्रेनाइट। भाइयों से ज्यादा बहनें समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो वो जो किचन में हम स्लेब लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं, वो किसकी लगाते हैं? ग्रेनाइट की। याद रखिएगा, आग होती है किचन में, किचन में क्या होती है? ग्रेनाइट वाली स्लेब होती है, ग्रेनाइट की पट्टी होती है। किचन में ही होता है हमारे बेलन, और किचन में ही होता है साल्ट। तो दूसरा है बेसाल्ट। और किचन में काम कौन करती है साहब? बेबो। याद रखिए, बेबो, ग्रेबो, और क्या है? ग्रेबो। तो देखिए साहब, आग्नेय चट्टान के उदाहरण क्या है? बस ये एक हिंट लिया गया है, बात आपको समझ में आ जाएगी, दिमाग के किसी कोने में ये बात अटक जाएगी कि आग्नेय चट्टान आग होती है किचन में, किचन में होती है ग्रेनाइट, किचन में होता है बेलन और साल्ट, और काम करती है बेबो, ग्रेबो। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो, ये किसके उदाहरण हैं? ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अब आग्नेय चट्टान टूटती है, जमाव होता है, नई चट्टान बनती है, वो थी अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान के उदाहरण क्या हैं? अवसादी चट्टान का उदाहरण है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, सवाल आ चुका है, धौलपुर करौली में पाया जाने वाला लाल पत्थर किसका उदाहरण है? बलुआ पत्थर का है।
तो ये है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल खड़ी, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी उदाहरण हैं अवसादी चट्टानों के। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कायांतरित चट्टान की। तो काया में बदलाव होने से, किसकी काया में बदलाव होने से? आग्नेय और अवसादी चट्टानों की काया में बदलाव होने से एक नई चट्टान बनी, जिसमें क्या है? दोनों के गुण हैं। तो याद रखिएगा साहब, दो के गुण को, जब दो का गुण याद रहेगा तो अपने आप कायांतरित का उदाहरण याद आ जाएगा। तो कायांतरित के उदाहरणों की बात करूं तो सबसे पहले है ग्रेफाइट चट्टान। ग्रेफाइट, अगर हमें फाइट करनी है तो कितने लोग चाहिए? कम से कम दो। है क्या दो का गुण? उदाहरण है संगमरमर। भाई संग मरना है, हालांकि मरना नहीं है। संगमरमर खुद कह रहा है संगमर, किसके संग? कम से कम एक साथी तो चाहिए। तो ग्रेफाइट, संगमरमर किसके उदाहरण हैं? ये कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त है नीस और शिस्ट। इन उदाहरणों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। तो जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार है उसमें भी ये चट्टानें पाई जाएगी, धरातल के नीचे इनका जमाव होगा। हम पढ़ के आए थे पश्चिमी रेगिस्तान। पश्चिमी रेगिस्तान में सर्वाधिक किसका जमाव था? धरातल के नीचे अवसादी चट्टानों का जमाव था। अवसादी चट्टानों में परत होती है, अवसादी चट्टानों में गैप होता है। तो ये जो गैप है, इसी गैप के अंदर, अवसादी चट्टानों वाले गैप में हमें क्या मिल रहा था? पश्चिमी रेगिस्तान में हमें जल मिल रहा था। और क्या मिल रहा था? हमें खनिज तेल मिल रहा था। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सवाल पूछा जा चुका है, खनिज तेल कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। साथियों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि कॉपी पेन अपने साथ रखिए और अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार की। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो पठारी क्षेत्र है ये किसका अवशेष है। हम लोगों ने पढ़ा था अरावली पर्वतमाला जो गोंडवाना लैंड का अवशेष थी, वैसे ही दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र भी किसका अवशेष है? ये अवशेष है गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का अवशेष है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। क्षेत्रफल, ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल कितना है? देखिए, पटवार इस टॉपिक पे अच्छे से फोकस करती है। वो भौतिक भूभागों के क्षेत्रफल और जनसंख्या से रिलेटेड सवाल, रिपीटेड सवाल बार बार पूछती है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 6.89%। हम लोग पहले बात कर चुके हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग था पश्चिमी रेगिस्तान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक भूभाग कौन सा है? तो साथियों ये है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो क्षेत्रफल है 6.89%। जनसंख्या, दक्षिणी पूर्वी पठार राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत यहां निवास करता है? तो यहां राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% निवास करता है। कितना? 11%। हम लोगों ने पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही थी? राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 10%। हमने पढ़ा था पश्चिमी रेगिस्तान, वहां कितनी जनसंख्या निवास कर रही थी? 40%। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा था? पश्चिमी रेगिस्तान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक भूभाग कौन सा है? तो वो था अरावली पर्वतमाला। देखिए, घटता क्रम बढ़ता क्रम अच्छे से समझ लीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, समझकर याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल और जनसंख्या के बाद बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र की जलवायु की। राजस्थान की अगर बात करूं तो राजस्थान के अंदर सबसे अच्छी जलवायु, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी
पठारी क्षेत्र में। हमने सबसे पहले पढ़ा था पश्चिमी रेगिस्तान। पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु थी शुष्क, अर्ध शुष्क। हमने पढ़ा अरावली, अरावली पर्वतमाला की जलवायु थी उप आर्द्र। फिर हमने पढ़ा पूर्वी मैदान, जलवायु थी आर्द्र। अब हम बात कर रहे हैं दक्षिणी पूर्वी पठार की, जलवायु कैसी है? अति आर्द्र। एक सेक्शन बनाइए, हर भौतिक भूभाग का नाम, जलवायु, क्षेत्रफल, जनसंख्या, वर्षा, मृदा। सारी चीजें जब एक पेज पे आंखों के आगे एक सामने रहेगी तब ये बात अच्छे से बेटर समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्षा की। तो इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो होती है 90 से 120 सेंटीमीटर। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला भौतिक भूभाग कौन सा है? सबसे ज्यादा वर्षा वाला भौतिक भूभाग है दक्षिणी पूर्वी पठार। सबसे ज्यादा वर्षा। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला भौतिक भूभाग कौन सा है? यह है पश्चिमी रेगिस्तान। सबसे कम वर्षा, बात हुई थी 0 से 25, 25 से 50। तो यहां वर्षा होती है 90 से 120 सेंटीमीटर। देखिए साथियों, जो पूर्वी मैदान है और दक्षिणी पूर्वी पठार है, इन दोनों को अलग करने का कार्य कौन करती है? तो दोनों को अलग करने का कार्य करती है 75 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। कितने सेंटीमीटर? 75 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि अरावली पर्वतमाला के दोनों ही छोरों पर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, जो कि उत्तर पश्चिम में पश्चिमी रेगिस्तान को और दक्षिण पूर्व में पूर्वी मैदान को अलग करती है। पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार के मध्य कितने सेंटीमीटर है? 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। तो ये जो वर्षा है, वर्षा की मात्रा है 90 से 120 सेंटीमीटर। साथियों, यहीं से दो सवाल हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं वर्षा को लेकर। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला है झालावाड़। बात होती है राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो साथियों, राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। ये माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू है सिरोही में। ये तो बेसिक सी बात है, हमें पता है, मगर कंफ्यूजन कहां होता है? देखिए साथियों, यहां वर्षा होती है 90 से 120 सेंटीमीटर। पूछता जाता है कि झालावाड़ में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? झालावाड़ में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो झालावाड़ में जो वर्षा होती है इसका औसत है 100 सेंटीमीटर। अगर ये बात हमारी अच्छे से पढ़ी हुई नहीं होती तो दिमाग क्या कहेगा? 90 से 120, सबसे ज्यादा 120, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां? झालावाड़ में। कितनी? 120 सेंटीमीटर। साथियों, सवाल गलत हो जाएगा। माउंट आबू की बात करूं तो माउंट आबू में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? माउंट आबू में वार्षिक वर्षा का औसत है 120 सेंटीमीटर। देखिए, झालावाड़ जिला है, क्षेत्रफल बड़ा है, माउंट आबू स्थान है, क्षेत्रफल इसका छोटा है, तो कम जगह में ज्यादा बारिश। तो माउंट आबू में वार्षिक वर्षा का औसत है 120 सेंटीमीटर और झालावाड़ में वार्षिक वर्षा का औसत है 100 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? तो विश्व की बात कर लीजिए, चाहे आप भारत की बात कर लीजिए। देखिए साथियों, पहले हुआ करता था चेरापूंजी। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती थी? चेरापूंजी में होती थी। मगर अब वर्तमान में चेरापूंजी नहीं है, इसका स्थान किसने ले लिया है? मासिनराम ने ले लिया है। ये मासिनराम कहां है साथियों? तो ये मासिनराम है हमारे मेघालय में। मेघालय कहां? मेघालय है भारत के पूर्व में। नाम ही है मेघालय, मेघों का घर, तो वर्षा तो होनी ही थी। तो मेघालय राज्य जो है उसका एक स्थान है मासिनराम। ये विश्व में, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो लगभग 1140 सेंटीमीटर।
कितना है 1140 सेंटीमीटर। यहां ज्यादा वर्षा का कारण क्या है? तो देखिए इस क्षेत्र में है गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां कीपाकार है। सवाल बनता है गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों का संबंध किस राज्य से है, किस स्थान से है? तो देखिए ये है हमारे मेघालय से। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां मेघालय में है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र की मृदा। तो हमने अभी देखा था दक्कन का लावा पठार, दक्कन के लावा पठार के ऊपर था मालवा का पठार और मालवा के पठार से ही ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र बनता है। तो ये जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, इसमें कैसी मृदा पाई जाती है? तो यहां पाई जाती है काली मृदा। साथियों आजकल सवाल मृदा के वैज्ञानिक नाम का बन रहा है। काली मृदा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसे कहते हैं वर्टिसोल्स। क्या कहते हैं? वर्टिसोल्स। साथियों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे पश्चिमी रेगिस्तान में पाई जाने वाली भूरी बलुई मृदा का वैज्ञानिक नाम क्या है? भूरी बलुई मृदा, पश्चिमी रेगिस्तान, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये जो काली मृदा है वर्टिसोल्स, देखिए साथियों इसी काली मृदा के कारण ये क्षेत्र कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। डायरेक्ट सवाल बनता है कपास की खेती के लिए कैसी मृदा की आवश्यकता होती है? कैसे काली, कैसे कपास? हालांकि कपास की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन गुजरात में होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कपास गंगानगर, हनुमानगढ़, घग्गर नदी, इंदिरा गांधी नहर वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। तो ये जो काली मृदा है इसकी खासियत क्या है? काली मृदा के बारीक कण होते हैं। कण कैसे होते हैं? बारीक कण। इसी कारण इसमें जल ग्रहण की क्षमता कैसी मिलेगी? सर्वाधिक मिलेगी। अगर मृदा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जल ग्रहण की क्षमता किसमें होगी? काली मृदा में होगी। ये पानी को लंबे समय तक रोक कर रख सकती है। इस मृदा में नमी बनी रहती है। भूरी बलुई मिट्टी के जो कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जल्दी ही जल को सोखती है और जल्दी ही वाष्प बनाकर उड़ा देती है। साथियों तो ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र की प्रमुख नदी की बात की जाए तो देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां कहां हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा नदियां कहां हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। और इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? ये है हमारे चंबल नदी। साथियों हम पढ़ते हैं कि 12 मासी नदी, नित्यवाही नदी, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। तो ये जो क्षेत्र है चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा प्रवाहित क्षेत्र है। चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां यहां से बहती हैं। अनेक स्थानों पर उपजाऊ मैदानों का निर्माण भी किया गया है। मगर ये जो क्षेत्र है ये अस्पष्ट नदी प्रवाह क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? ये अस्पष्ट नदी प्रवाह क्षेत्र में आता है।